हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाला है कारनोट इंजन या कारनोट साइकिल। दोनों सेम ही चीज़ें होती है, आप इसको कारनोट साइकिल बोले या कारनोट इंजन बोले। सबसे पहले हम क्या क्या देखेंगे इसके अंदर, कारनोट साइकिल या कारनोट इंजन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। उसके बाद हम चेक करेंगे ग्राफ हमारे पास में किस किस पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। इस वीडियो के अंदर कारनोट साइकिल का कंप्लीट पोर्शन देखने वाले हैं, कहाँ से क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्या इसका थ्योरी पार्ट और कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए कि कारनोट साइकिल के अंदर क्या क्या लेते हैं, क्या पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, क्या क्या हमें इसके अंदर यूज करना है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, एक होता है वर्किंग सबस्टांस। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर होता है एक वर्किंग सबस्टांस। वर्किंग सबस्टांस क्या होता है आपके पास, ये होती है आइडियल गैस। वर्किंग सबस्टांस आपके पास में होती है आइडियल गैस। अगर आपके पास वर्किंग सबस्टांस आइडियल गैस है, इट मीन्स ये आपके पास में क्या है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या मिला हमें, ये हमारे पास में क्या हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। हाइपोथेटिकल प्रोसेस क्यों है, अगर हम कहीं भी आइडियल गैस को यूज करते हैं तो ये आइडियल गैस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, और जो चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है ये किस प्रोसेस के अंदर आती है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस के अंदर आती है। इट मीन्स हमने क्या देखा है कि कारनोट साइकिल के अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, और ये वर्किंग सब्सटेंस क्या आइडियल गैस है। बट आइडियल गैस तो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारे पास में क्या है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। क्लियर है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या क्या लेते हैं, एक सोर्स का यूज करेंगे, एक हम यहाँ पर सोर्स का यूज करेंगे, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड का यूज करेंगे, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड। थर्ड हम यूज करेंगे सिंक। ये तीन चीजें और यूज करेंगे। सोर्स का टेम्परेचर हम TH को लेके चलेंगे, और सिंक का टेम्परेचर हम TC लेंगे। H का मतलब है हॉट और C का मतलब आपके पास में कोल्ड। मीन्स कि आपके पास में सोर्स सिस्टम से हीट एब्जॉर्ब करता है। ये सोर्स आपके पास में क्या है, सिस्टम से हीट को एब्जॉर्ब करता है, और हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक आपके पास में क्या होता है, हीट का फ्लो होता है। और जो हीट का फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। इट मीन्स हमें कारनोट साइकिल के कितने पॉइंट को पता चला है। फर्स्ट पॉइंट इज द इट इज एन हाइपोथेटिकल प्रोसेस। आइडियल होगा ये आपके पास में, हाइपोथेटिकल होगा, आइडियल होगा, और आपके पास में होगा रिवर्सिबल। ये तीनों बातें क्या हैं, वर्किंग सब्सटेंस से रिलेटेड है। सेकंड क्या आपके पास में, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट हमारे पास में क्या है, ये आपके पास में क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्लियर है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है, जो हमारे पास में कारनोट इंजन होता है, कारनोट साइकिल होता है, इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम वैल्यू देती है। अगर हम कोई रियल इंजन की बात करें और कारनोट इंजन की बात करें तो आपके पास में कारनोट इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रियल इंजन। क्योंकि आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, द एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल कारनोट साइकिल इज द थ्योरेटिकली पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू विच कैन इंजन कैन हैव। यहाँ से आपके पास में क्या होती है, कोई भी इंजन का यूज करें, सभी इंजन के कंपैरिजन में आपके पास में कारनोट इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। लाइक एज अगर हम एग्जांपल रियल इंजन और कारनोट इंजन का, ताकि पास में एफिशिएंसी रियल इंजन की कम होगी एज कंपेयर टू कारनोट इंजन। इट मीन्स क्या बोल सकते हैं यहाँ से, द एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल कारनोट साइकिल is theoretically possible maximum value which can the engine can have। क्लियर है। अब हम पॉइंट्स को चेक करते हैं। ये तो हमारे पास में क्या था, हल्का सा इंट्रोडक्शन था कारनोट साइकिल से रिलेटेड। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके पास में। ये बनाता है P और V के बीच में ग्राफ। ये आपके पास में क्या करता है, P V के बीच में एक ग्राफ बनाता है। कैसे, ये हमारे पास में P और V के बीच में ग्राफ होता है। ग्राफ बनता कैसे है, ये वाली लाइन तो आपके पास में क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। अब इसको थ्योरी पार्ट से ही पढ़ेंगे कि आपके पास में कैसे क्या होती है। ये वाली लाइन आपके पास में स्ट्रेट लाइन होगी, और ये वाली लाइन भी आपके पास में स्ट्रेट लाइन होगी।
बट जो बीच वाली लाइन आपके पास में, ये वाले स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं होंगी, ये ऐसे होती है, इसको हल्का सा बढ़ा करके, और ये ऐसे आती है यहाँ तक। ये होता क्या है, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट आपके पास में, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। अब केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं, ये ग्राफ बनता कैसे है और क्या करना है। 4 केस बनेंगे यहाँ से, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। केस फर्स्ट के अंदर आपके पास में क्या होता है, जब हम ए से बी की बात करते हैं और हम ए से बी की बात करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। क्या होता है वहाँ पर, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन होती है जब हम ए से बी की बात करते हैं। अब यहाँ पर चीज़ें होती क्या है और कैसे काम करती हैं। अगर हम ए से बी की तरफ आते हैं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है, ये तो हमें पता चला, बट ये काम कैसे करता है, क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर एक सोर्स था, यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस था और यहाँ पर आपके पास में क्या था, सिंक था। अब हम क्या करेंगे, इससे अलग हमारे पास में एक वर्किंग सब्सटेंस है। अब हम क्या करेंगे, जो ये वर्किंग सब्सटेंस है ना, इसको यहाँ से उठा के और सोर्स के ऊपर रख देते हैं। वर्किंग सब्सटेंस को यहाँ से उठा के हम क्या कर देते हैं, सोर्स के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, अगर हम वर्किंग सब्सटेंस को वहाँ से उठा के सोर्स के ऊपर रख देते हैं, फिर आपके पास में क्या होता है, जो ये वर्किंग सब्सटेंस होता है ना, इसके ऊपर एक पिस्टन लगी होती है, और जो पिस्टन लगी होती है ना, ये ऊपर से फोर्स लगाती है, एक्सटर्नल फोर्स लगाती है। इस एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। इस एक्सटर्नल फोर्स को हम कम करेंगे, और अगर एक्सटर्नल फोर्स को हम कम करेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक्सटर्नल फोर्स को कम क्यों किया, क्योंकि एक्सपेंशन की बात की गई है, और एक्सपेंशन के केस में वॉल्यूम क्या करती है, इंक्रीज करती है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इट मीन्स यहाँ पर ऊपर से प्रेशर कम लगाया गया वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर, आपके पास प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि आपके पास में जो ये सोर्स होता है, इसके ऊपर एक वर्किंग सब्सटेंस रखा गया है, और उसको वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर जो पिस्टन होता है ना, वहां पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आपके पास में क्या है, कम लगाया गया है। इट मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं, ए सिलेंडर कंटेनिंग द वर्किंग सब्सटेंस इज प्लेस्ड ऑन द सोर्स। ए सिलेंडर कंटेनिंग वर्किंग सब्सटेंस इज प्लेस्ड ऑन द सोर्स। आपने क्या किया, सोर्स के ऊपर प्लेस्ड किया। लोड ऑन द पिस्टन इज डिक्रीज्ड। आपने जो ऊपर से लोड लगाया गया था, इसको क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। वर्किंग सब्सटेंस एक्सपेंड, वर्किंग सब्सटेंस क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। इसका क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। एक्सटर्नल वर्क हैपन, वहां पर क्या होगा, एक्सटर्नल कुछ ना कुछ काम किया गया। अब बात क्या उठती है यहाँ से, अगर एक्सपेंशन किया गया है, अगर एक्सपेंशन किया गया है तो आपके पास में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली होते हैं। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज की गई है तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंशन के केस में वॉल्यूम बड़ी है, वॉल्यूम बड़ी है तो आपके पास में इंटरनल एनर्जी बड़ी है। और अगर इंटरनल एनर्जी बड़ी है तो इट मीन्स आपके पास में क्या, वॉल्यूम बड़ी है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज की गई है। और अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज की गई है, इट मीन्स आपके पास में टेम्परेचर भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। बट ये तो आइसोथर्मल की बात की गई है। आइसोथर्मल के केस में तो आपके पास टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। बट यहाँ पर बात क्या की गई है, टेम्परेचर को डिक्रीज किया गया है। अब हम क्या करें जिसकी वजह से हम टेम्परेचर को यूटिलाइज कर दें और टेम्परेचर को वापस से कांस्टेंट पोजीशन पर लेके आए। अब हम ऐसा क्या करेंगे कि हम टेम्परेचर को यूटिलाइज कर दें, टेम्परेचर को वापस से कांस्टेंट करें। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम को कांटेक्ट में लेके आ चुके हैं सोर्स के पास में, सिस्टम को सोर्स के पास कांटेक्ट में लेके आए हैं। और अब ये क्या करेगा, यहाँ से Q1 हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो हमारे पास में वर्किंग सब्सटेंस होता है सोर्स के ऊपर रखा गया है, यहाँ से ये क्या करेगा, Q1 हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जैसे ही Q1 हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इट मीन्स टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वापस से कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया, टेम्परेचर को यूटिलाइज करने के लिए यहाँ से हीट को दिया है। और जैसे ही हमने इसको हीट दिया है, इट मीन्स यहाँ से Q1 हीट को एब्जॉर्ब किया इसने। जैसे ही Q1 हीट को एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
इट मीन्स हमारे पास में यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब हम ए से बी तक जाते हैं, ए से बी तक जाते हैं तो हमारे पास में आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है। फर्स्ट पॉइंट तो आइसोथर्मल मिलता है, आइसोथर्मल का मीनिंग है टेम्परेचर तो कांस्टेंट है और dt की वैल्यू क्या है, 0 है। सेकंड क्या मिलता है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मीनिंग होता है वॉल्यूम का इंक्रीज होना, प्रेशर का डिक्रीज होना, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपके पास में इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट आइसोथर्मल के केस में टेम्परेचर तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन सभी चीजों को देखने के लिए हमने क्या किया, फिर वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स के ऊपर रख दिया। जैसे ही हमने वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स के ऊपर रखा, वहां पर सोर्स ने क्या किया, सोर्स ने Q1 हीट दी, किसको, वर्किंग सब्सटेंस को। वर्किंग सब्सटेंस ने इस सोर्स से Q1 हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे ही Q1 हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ये टेम्परेचर को यूटिलाइज कर देगा और टेम्परेचर को वापिस से क्या कर देगा, कांस्टेंट कर देगा। इट मीन्स यहां से हमारे पास में क्या होता है, Q1 हीट दी जाती है सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस को। क्लियर है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट यह आता है कि आपके पास में जो ग्राफ होता है, ये वाला ए से बी तक स्ट्रेट लाइन क्यों होता है और बी से सी तक कर्व कैसे बनता है। एक बार ग्राफ को कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कर्व को भी बताएंगे कर्व क्यों बनती है। अब केस फर्स्ट के अंदर वर्क क्या होगा, ए से बी के बीच में, ए से बी तक पहुंचे हैं, यहां तक वर्क डन आपके पास में क्या होगा, वर्क हमारे पास में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। बट हम बात किसी कर रहे हैं, ए से बी की बात करें, वहां पर आपके पास में हीट क्या आई, Q1 आई है। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, CVdT होती है, और dt की वैल्यू आपके पास में 0 है। इट मीन्स डेल Q इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहां से क्या मिलता है, Q1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ W। और हम पढ़ चुके हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का, हमने पता है कि हमारे पास फॉर्मूले क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं हमारे पास में nRT ln V2 अपॉन V1। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास में फॉर्मूले क्या होते हैं इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ से वर्क की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ nRT ln V2 अपॉन V1। ये ऑलरेडी हमें फॉर्मूले पड़े हुए हैं। क्लियर है। ये हमारे पास में वर्क डन किसका है, ए से बी का है। उसके बाद हम बात करते हैं बी से सी की। बी से सी के बीच में ग्राफ क्या बनता है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। ये वाली बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम बात किसकी करेंगे, ये वाला आपके पास में स्ट्रेट लाइन था, टेम्परेचर मेंशन नहीं किया था हमने, एक बार टेम्परेचर मेंशन कर देते हैं। यहाँ से ए से बी तक गए, आपके पास में क्या है, P1 है, V1 है, बट यहाँ पे T ही है। P1 है आपके पास में, V1 है, बट यहाँ पर आपके पास में T बात की गई। T कौन सा है, TH आपके पास में, क्योंकि सोर्स की बात की थी हमने। अब बात किसकी करेंगे, P2 होगा, V2 होगा, अब और यहाँ पर भी TH होगा, क्योंकि T आपके पास में P1, V1, P2, V2 का तो यूज कर लिया। TH और TH का यूज क्यों किया है, क्योंकि आइसोथर्मल की बात की गई है और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये आपके पास में, अगर TH है तो ये भी आपके पास में क्या होगा, TH होगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ से यहाँ की बात करते हैं, जो B से C तक का प्रोसेस होता है, केस 2 बात करते हैं हमारे पास में। केस 2 क्या है, जब हम B से C की बात करते हैं, और अगर हम B से C की बात करते हैं तो ये हमारे पास में होता है एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ये हमारे पास में होता है एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब यहाँ से वही वर्ड आपने पकड़ने हैं। सबसे पहले क्या एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक का मतलब क्या, हीट की वैल्यू तो आपके पास में 0 है। सेकंड क्या, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन तो इस बिटवीन से क्या, वॉल्यूम का इंक्रीज हुआ है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो इंटरनल एनर्जी आपके पास में क्या की गई है, डिक्रीज की गई है। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज है तो आपके पास में टेम्परेचर भी क्या है, डिक्रीज है। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आपके पास में यही मिलते हैं। बट यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है नहीं, जिससे हम क्या करें, इसको कुछ हीट दें। अब आपने क्या करना है, सोर्स की हम बात कर चुके हैं, अब आपने क्या करना है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस की बात करनी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में वर्किंग सब्सटेंस था, वर्किंग सब्सटेंस को सिंक के कंपैरिजन में कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, वर्किंग सब्सटेंस इज रिमूव फ्रॉम द सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस इज रिमूव फ्रॉम द सोर्स, पुट ऑन द इंसुलेटिंग पैड। हमने क्या किया, यहां से रिमूव करके इसको इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख दिया। इंसुलेटिंग पैड का मीनिंग आपके पास में क्या है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस के ऊपर रख दिया। और सेम बात है आपके पास में, जब आपको वर्किंग सब्सटेंस को नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस के ऊपर रखा है, पिस्टन को तो हम क्या करेंगे, ऊपर से लोड
कम करेंगे। लोड हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, इट मीन्स प्रेशर की वैल्यू हमने क्या कर दी, डिक्रीज कर दिया। प्रेशर डिक्रीज किया तभी तो हमारे पास में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम इंक्रीज की बात क्यों की, क्योंकि एक्सपेंशन का केस आपके पास में क्लियर है। अब की बार हमने सिर्फ कितना सा किया है कि सिंक के ऊपर से वर्किंग सब्सटेंस को उठा के कहां पर रखा है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस के ऊपर रखा है। बट अभी हमें इसको हीट देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इट मीन्स फर्स्ट लॉ से हमारे पास में क्या आता है, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बट हीट की वैल्यू 0 आपके पास में। इट मीन्स इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू। और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास में क्या होता है, CP/dT होता है। और जब आपके पास में dt होता है, ये क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर होता है। ये हमारे पास में क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर क्या होगा और इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा, del U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू CVTC माइनस TH। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ पर क्या P1 V1 P2 V2, यहाँ पर आपके पास में क्या होगा P3 V3। बट एडियाबैटिक की बात की गई है, एडियाबैटिक के अंदर टेम्परेचर चेंज होता है, क्योंकि आइसोथर्मल के अंदर तो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बट यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा, क्या टेम्परेचर यूज करें, TC यूज करेंगे। गए कहाँ से कहाँ तक है, B से C की तरफ गए हैं। इट मीन्स फाइनल टेम्परेचर के पास में क्या होगा, TC होगा। इट मीन्स वर्क की वैल्यू क्या आएगी, TC माइनस TH। इन केस ऑफ सेकंड, इन आपके पास में सेकंड केस, इन केस ऑफ एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन वैल्यू क्या आती है आपके पास में, वर्क की वैल्यू आती है TC माइनस TH। और एक बात और आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात आपके पास कहीं भी मिले, वहां पर हमेशा कूलिंग होती है, और कूलिंग के साथ में टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन आपको कहीं भी मिले, वहां पर आपके पास में क्या होती है, कूलिंग होती है, और कूलिंग के साथ में क्या होता है, टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्योंकि कूलिंग होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा ऑटोमेटिकली, आपको पता ही है। अब हम बात करेंगे C से D की तरफ की बात करते हैं। केस थर्ड के अंदर आपके पास में क्या है, सेम ग्राफ के पास में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है। इस ग्राफ की हम बात कर चुके, ये वाला ग्राफ करो के अंदर ये वाला ग्राफ भी स्ट्रेट आएगा। ये P1 V1 TH था, P2 V2 TH था, P3 V3 TC था के पास में। ये क्या होगा, P4 V4। बट बात किसकी करेंगे, TC की ही बात करेंगे, क्योंकि थर्ड केस के अंदर किसकी बात करते हैं हम, आइसोथर्मल की ही बात करेंगे। बट यहाँ पर क्या होगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन की बात करेंगे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन की बात करेंगे। यहाँ पर है तो आपके पास में आइसोथर्मल ही, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर यहाँ पर TC है तो आपके पास में यहाँ पर भी क्या आएगा, TC आएगा। अब बात किसकी गई है, कंप्रेशन की बात की गई है। अगर कंप्रेशन की बात की गई है, इसका मतलब के पास में क्या होगा, वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपके पास में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज, टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट किसकी बात की गई है, आइसोथर्मल की बात की गई है। आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब फिर वापस से क्या करेंगे, टेम्परेचर को यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हीट को लेंगे, आपके पास में देंगे। अब क्या कहते हैं, C से D की तरफ, यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने सिंक की बात कर ली है, सॉरी सोर्स की बात कर ली, उसके बाद नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस की बात कर ली, रिमेनिंग आपके पास में क्या है, सिंक है। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास में सिलेंडर था ना, इस सिलेंडर को यहाँ से नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस से क्या करेंगे, सिंक के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। सिलेंडर इज ट्रांसफर टू सिंक। आपने क्या करना है, सिंक के ऊपर क्या करना है, सिलेंडर को ट्रांसफर करना है, ठीक है। एट विच द लोअर टेम्परेचर, लोड हम क्या करेंगे, लोड हम स्लोली क्या कर देंगे, इंक्रीज करेंगे। लोड तो हम क्या करेंगे, स्लोली इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज क्यों करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू कम है। अगर वॉल्यूम की वैल्यू कम है तो आपके पास प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और प्रेशर को हम क्या करेंगे, स्लोली इंक्रीज करते हुए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि गैस आपके पास में क्या की गई, कंप्रेस की गई है। अब हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम तो डिक्रीज कर दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया हमने, वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स के ऊपर रखा हुआ है, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज और टेम्परेचर इंक्रीज है। बट आइसोथर्मल के केस में तो टेम्परेचर इंक्रीज होता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू दिस सिंक। अब हम क्या करेंगे, टू मेंटेन द टेम्परेचर Q2 अमाउंट ऑफ द हीट इज गिवन टू द सिंक। अब हम क्या करेंगे, Q2 हीट देंगे सिंक को।
देन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, फिर हमारे पास में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इट मींस आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। इसको यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करें, Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द सिंक। अब यहाँ से हमारे पास में क्या फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला हमारे पास में क्या बनता है, वही सेम आपने यूज करना है कि फर्स्ट लॉ से क्या आता है, Q प्लस W आता है, बट डेल यू की वैल्यू 0 होगी क्योंकि आपके पास में क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, और डेल यू की वैल्यू क्या होती है, CVDT होती है, DT की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इट मीन्स आपके पास में किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ वर्क के इक्वल आएगा। सेम फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्या था आपके पास में, Q इज इक्वल टू W, यहाँ से क्या आएगा RT, और जो ये T होगा ना टेम्परेचर, वहां पर आपने टेम्परेचर किसकी बात की गई थी, वहां पर हॉट टेम्परेचर की बात की गई थी, यहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर की बात करेंगे। क्योंकि आपके पास में क्या होता है, जब भी आप यहाँ से यहाँ तक आते TC की बात करते हैं, इट मीन्स आपके पास पीछे बात की थी वहां पर T लिखा था फर्स्ट केस के अंदर, वहां पे आपने TH का यूज करना है। क्लियर है। TC आपके पास में LN, फाइनल वॉल्यूम क्या है, V4 है, और इनिशियल वॉल्यूम आपके पास में क्या V3 है। फाइनल वॉल्यूम आपके पास में V4 है और इनिशियल वॉल्यूम आपके पास में यहाँ पर क्या होगा, V3 होगा। इट मीन्स आपके पास में वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ W RT LN V4 बाय V3। अगर अकेले वर्क की बात करें तो क्या आएगा, ये माइनस इसके आगे चला जाएगा, RTC LN V4 अपॉन V3। ये हमारे पास में क्या होता है, केस थर्ड होता है, जिसके अंदर हम बात किसकी करते हैं, ये हीट आपके पास में Q2 है, जिसके अंदर हम बात करते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन की बात करते हैं। जो ये Q2 हीट है, ये आपके पास में क्या है, हीट गिवन टू द सिंक है। ये आपके पास में क्या, हीट गिवन टू द सिंक है। अब हम किसके डिस्कस करेंगे, फोर्थ केस को डिस्कस करेंगे। फोर्थ केस हमारे पास में होता क्या है, फोर्थ केस हमारे पास में होता क्या है, यहां से यहां तक गए थे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, अब फिर आपके पास में क्या है, ये कर्व की फॉर्म में ही आया है। ठीक है, यहां पर होता हमारे पास में D से A तक जाते हैं, D से हम A तक जाते हैं, यहां पर होता है एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। अब फिर वही बातें आई है, कंप्रेशन की बात की गई है, इसका मतलब के पास में क्या, वॉल्यूम तो डिक्रीज कर दिया, प्रेशर को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। बट एडियाबैटिक की बात की कि टेम्परेचर कांस्टेंट है नहीं, सिर्फ आपके पास में क्या, हीट की वैल्यू क्या है, 0 है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में सब्सटेंस था, सोर्स की बात कर ली, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस की बात कर ली, सिंक की बात कर ली, अब हम वापिस से क्या करें, इसको सिंक से उठा के किस पे रख देंगे, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस के ऊपर रख देंगे। और नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस के ऊपर रखने के बाद प्रेशर को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। सिर्फ इतना सा इसके अंदर, द सिलेंडर इज ट्रांसफर टू दिस इंसुलेटिंग पैड या नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, लोड इज स्लाइटली इंक्रीज, देयरफॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्लियर है। अब सेम वही चीजें आपने यहाँ पर भी यूज करनी है। डेल यू इज इक्वल टू Q प्लस W, हीट की वैल्यू 0 है, डेल यू इज इक्वल टू W, W क्या होता है, CVDT होता है। DT के पास में क्या होगा, ये वाला क्या था, ये वाला क्या है, फाइनल टेम्परेचर है, और ये वाला क्या आपकी बार में इनिशियल टेम्परेचर है, क्योंकि हम D से A की बात कर रहे हैं। इट मीन्स क्या आएगा, CVTH माइनस के TC। ये आपके पास में केस फोर्थ का क्या है, आपके पास में वर्क डन है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, जो ये कर्व है, ये कर्व की बात क्यों की गई, यहाँ पर स्ट्रेट क्यों है और यहाँ पर कर्व क्यों है। ये वाला स्ट्रेट देखिएगा, यहाँ पर आइसोथर्मल की बात थी और यहाँ पर आइसोथर्मल की बात थी। यहाँ पर आपके पास में एडियाबैटिक की बात की गई थी और यहाँ पर भी आपके पास में क्या एडियाबैटिक की बात की गई है। और हमें पता होता है आइसोथर्मल के केस में तो क्या होता है, P1V1 इज इक्वल टू nRT होता है, और आपके पास में एडियाबैटिक के केस में क्या होता है, PV रेज टू पावर गामा होती है। और जो ये गामा होता है ना, यही इसको क्या करता है, हल्का सा स्लीपर शो करता है। जो गामा होता है, इसी की वजह से क्या आती, कर्व आते, क्योंकि एडियाबैटिक के साथ में क्या पढ़ते हैं, PV रेज टू गामा पढ़ते हैं, टीवी रेज टू पावर गामा -1 पढ़ते हैं। हम इस फॉर्म के अंदर पढ़ते हैं एडियाबैटिक के साथ में, बट आइसोथर्मल के साथ में क्या पढ़ते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 पढ़ते हैं। इट मीन्स अगर गामा नहीं है तो स्ट्रेट लाइन है, अगर रेज टू पावर गामा तो आपके पास में क्या करेगा, ये हल्का सा स्लीपर शो करेगा। उसके बाद ये तो हमारे पास में क्या था, कार्नोट साइकिल था, कंप्लीट को हमने डिस्कस किया 4 केसेस के अंदर। उसके बाद आता है कि कंप्लीट सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी बताओ। अगर हम A से B, B से C, C से D जाते हैं, D से A जाते हैं, तो कंप्लीट सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू बताओ। कंप्लीट सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होती है आपके पास में 0।
अब ऐसा क्या है कि कंप्लीट सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। आपको पता है इंटरनल एनर्जी आपके पास में क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी हमारे पास में क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। और अगर स्टेट फंक्शन है तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, डेल यू इज इक्वल टू 0 इन होल प्रोसेस। ये तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी की बात की गई है कि 0 के इक्वल होता है। ये तो हमने किससे देख लिया, किस स्टेट फंक्शन से देखा है। अगर हम अकॉर्डिंग टू कार्नोट भी चेक करें कि हमारे पास में इंटरनल एनर्जी 0 होती भी है या नहीं होती है, अब लिखिएगा इसको प्रूफ क्या आपके पास में इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए टू बी प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ बी टू सी प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ सी टू डी प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ डी टू ए होगी आपके पास में। ए से बी की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी, इंटरनल एनर्जी ए से बी। ए से बी का केस किसका था, आइसोथर्मल का था। और आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आपके पास में क्या होती है, सीवी डी होती है। टेम्परेचर कांस्टेंट के अंदर डी की वैल्यू 0 होगी। इट मीन्स ए से बी तक इंटरनल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। बी से सी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, क्या थे हमारे पास में, सी वी टी सी माइनस टी एच थे आपके पास में। सी से डी फिर क्या होगी, 0 क्योंकि आइसोथर्मल की बात की गई है। प्लस डी से ए भी आपके पास में क्या होगी, सी वी टी एच माइनस टी सी होगी। अब इसको सोल्व करते हैं। आइसोथर्मल के केस में तो इंटरनल एनर्जी 0 होती ही है क्योंकि हमने बात किसकी की गई है, डी टी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब देखते हैं इंटरनल एनर्जी टोटल आपके पास में क्या आएगी। यहाँ से 0 था प्लस यहाँ से हम क्या करेंगे, सी वी टी सी माइनस टी वी टी एच, या के पास में फिर 0 प्लस सी वी टी एच माइनस सी वी टी सी। टी सी से टी सी कैंसिल आउट, टी एच से टी एच कैंसिल आउट। इट मीन्स आपको क्या मिलता है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्लियर है। या आप इससे बता सकते हैं कि आपके पास में इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है। और स्टेट फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या आती है आपके पास में, स्टेट फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेट वर्क डन ऑन ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल। अभी तक तो हमने इंटरनल एनर्जी की बात की गई कंप्लीट साइकिल के अंदर। अब हम किसकी बात करेंगे, नेट वर्क डन की बात करेंगे क्योंकि हमने वर्क डन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वर्क डन इन होल प्रोसेस, टोटल वर्क डन आपके पास में क्या हुआ, वर्क डन ऑफ ए टू बी प्लस वर्क डन ऑफ बी टू सी प्लस वर्क डन ऑफ सी टू ए सी टू डी प्लस वर्क डन ऑफ डी टू ए की बात करें। ए से बी तक हमने क्या वर्क डन निकाला था, माइनस ऑफ आर टी, आप प्रीवियस स्लाइड के अंदर चेक कर सकते हो, वी टू अपॉन वी वन। बी से सी तक हमने क्या निकाला था, सी वी टी सी माइनस टी एच निकाला था। सी से डी के अंदर हमारे पास में वर्क डन क्या था, माइनस ऑफ आर टी एच एल एन ऑफ वी फोर अपॉन वी थ्री था। प्लस डी से ए के अंदर हमने क्या निकाला था, सी वी टी एच माइनस टी सी निकाला था। अब आप यहाँ से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि हमने अभी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेक किया है। यहाँ पर आपके पास में क्या है, टी सी आगे है, टी सी एच बाद में है। यहाँ पर टी एच आगे है, टी सी बाद में। यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे ना, यहाँ पर माइनस कॉमन के साथ में ये माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा। अब ये दोनों टर्म आपके पास में इक्वल है, ये माइनस में है और ये प्लस में, एक दूसरे से क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। वर्क डन क्या आएगा, माइनस ऑफ आर टी एच एल एन वी टू अपॉन V1, सॉरी यहाँ पर TC था आपके पास में, कोल्ड टेम्परेचर की बात की गई थी, माइनस RTC ln ऑफ V4 अपॉन V3। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन आता है आपके पास में क्या आएगा, RTCH ln ऑफ V2 अपॉन V1 प्लस ln ऑफ V4 अपॉन V3। ये हमारे पास में क्या होता है, कंप्लीट कार्नोट साइकिल का क्या होता है, टोटल वर्क डन होता है। ये हमारे पास में है कंप्लीट कार्नोट साइकिल का टोटल वर्क डन है। उसके बाद हम बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या है, कार्नोट से रिलेटेड ही एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन। एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन, एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है आपके पास में, एफिशिएंसी होती है, ईटा से डिनोट करते हैं, ये होते हैं आपके पास में आउटपुट बाय इनपुट। एफिशिएंसी आपके पास में क्या होती है, आउटपुट बाय इनपुट होती है। और जो ये आउटपुट होती है क्या होती है, वर्क डन बाय द सिस्टम होती है, वर्क डन बाय द
सिस्टम होती है, और जो ये इनपुट होती है ये आपके पास में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। क्लियर है। एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन क्या होती है, आउटपुट बाय इनपुट होती है, और ये क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होती है, और इनपुट आपके पास में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर बात करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ये आपके पास में होती है माइनस ऑफ डब्ल्यू टोटल, वर्क डन टोटल बाय Q1 हीट की बात की गई है। अब ये माइनस साइन क्यों लगाया गया है वर्क डन के साथ में, माइनस साइन का मतलब आपके पास है वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है ना, वहां पर वर्क की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव में आती है। इट मीन हमने क्या किया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन का यूज किया। Q1 आपके पास में क्या है, जो हीट हमने सोर्स से ली है, Q1 हमारे पास में क्या है, जो हीट हमने सोर्स से ली है, इट मीन से क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर हम Q2 की बात करते, Q2 हमने सोर्स से नहीं ली है, ये तो हमने क्या की गई, ये हीट हमारे पास में क्या है, ये वाली हीट हमने क्या की, सिंक में गई है। ये वाली हीट तो क्या है, सिंक के अंदर गई है, बट Q1 क्या हमने सोर्स से हीट ली है, और जो हीट ली है वही क्या आपके पास में क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। इट मीन्स आपके पास में एफिशिएंसी क्या होता है, माइनस डब्ल्यू टोटल बाय Q1 होता है। क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी के फॉर्मूले की बात करेंगे कि हमारे पास में फॉर्मूला होता क्या है। फॉर्मूला हमारे पास में क्या बनता है यहाँ से, अब देखिएगा, Q1 किसके इक्वल होगा आपके पास में, माइनस ऑफ डब्ल्यू ए से बी की बात करें, Q1 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू ए से बी की बात करें। ए से बी के अंदर आइसोथर्मल का केस होता है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है, और अगर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है तो आपके पास में वर्क डन की वैल्यू हमने क्या बात की गई थी कि हमारे पास में वर्क डन क्या होता है, RT H ln ऑफ V2 अपॉन V1 होता है, RT H ln ऑफ V2 अपॉन V1 होता है। बट अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें, ये तो हमारे पास में सिर्फ Q1 से किससे आया, सिर्फ A से B के बीच में आया, B से C के अंदर हीट की वैल्यू 0 होती है, और आपके पास में C से D, D से A के अंदर भी हीट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बट अगर हम बात करें कि हमारे पास में टोटल वर्क डन क्या हो, क्योंकि तो T टोटल की बात की गई है, ये तो अकेला Q1 की बात की गई है। Q1 तो हमने निकाल लिया कि हमारे पास में Q1 की वैल्यू तो क्या होती है, RT H V2 अपॉन V1 होती है। एक पॉइंट तो ये वाला नोट करके रखिएगा, Q1 के आपके पास में क्या, A से B की तरफ जाते हैं तभी Q1 होता है। वहीं तो हमारे पास में क्या होती है, हीट सोर्स से ली जाती है। क्लियर है। और वहां पर वर्क डन और हीट की वैल्यू क्या आई है, RT H ln V2 अपॉन V1 आई है। अब हम बात करें टोटल वर्क डन की। टोटल वर्क डन हमने क्या निकाला था अभी टोटल वर्क डन हमने अभी क्या निकाला था कि हमारे पास में टोटल वर्क की वैल्यू क्या आई थी, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, माइनस का साइन हमने बाहर लिया था, उसके बाद में क्या था, RT H ln ऑफ V2 अपॉन V1 प्लस RTC V4 अपॉन V3 था। ये इतना बड़ा वर्क डन हम नहीं लिख सकते यहाँ पर, इसको भी हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करते हैं, ये वाला वर्क डन आपके पास में कहाँ से कहाँ तक का है, और ये वाला वर्क डन आपके पास कहाँ से कहाँ तक का है। इट मीन्स एक तो आपके पास में क्या है, B से C के बीच का है, और एक आपके पास में क्या है, D से A के बीच का है। क्योंकि A से B के अंदर तो आइसोथर्मल का केस था, B से C के अंदर आपके पास में क्या एडियाबैटिक का केस था, C से D के अंदर आपके पास में फिर क्या था, आइसोथर्मल का केस था, और D से A के बीच में क्या था, एडियाबैटिक का केस था। बट ये तो हमारे पास में एडियाबैटिक के साथ में आया, आइसोथर्मल के साथ में तो हमने क्या बोल दिया, 0 बोल दिया गया था। अब हम बात करें, अगर मेरे पास में D से A की बात की गई है, दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे, D से A और आपके पास में B से C। D से A के अंदर आपके पास में एडियाबैटिक की बात की गई है, और B से C के अंदर भी किसकी बात की गई है, एडियाबैटिक की बात की गई है। इट मीन्स आपके पास में क्या होगा, TCV4 रेज टू पावर गामा माइनस 1। एडिया के अंदर क्या था, गामा माइनस 1 आता है। और ये तो आपके पास में क्या है, T किसका टेम्परेचर है आपके पास में, TC किसका है, D का है। A का टेम्परेचर आपके पास में क्या है, TH है, और वॉल्यूम क्या है, V1 है, गामा माइनस 1। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, TH अपॉन TC किसके इक्वल आएगा, V4 अपॉन V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1 आएगा। अब B से C की बात करते हैं, B से B का क्या है, TH है, V माइनस 1 आपके V2 है आपके पास में, C का आपके पास में क्या TC है, V3 है, गामा माइनस 1 है। यहाँ से हमने क्या निकाला, TH अपॉन TC की वैल्यू निकाली, क्या आई, V3 अपॉन V2 आती है, रेज टू पावर क्या है, गामा माइनस 1 है।
अगर टी एच अपॉन टी सी है, टी एच अपॉन टी सी है, इट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इक्वेशन सेकंड मानते हैं, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करते ही क्या आएगा, V4 अपॉन V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1। अगर दोनों की पावर है तो पावर क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। इट मीन्स हमें यहाँ से क्या मिलता है, हमें यहाँ से क्या मिलता है, V4 बाय V1 इज इक्वल टू V3 बाय V2। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम V3 को इधर लेके आए, V1 को उधर लेके जाए, तो आपके पास में क्या आएगा, V4 बाय V3 इज इक्वल टू V1 बाय V2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं V4 बाय V3 और V1 बाय V2। इट मीन्स हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, V1 बाय V2 पुट करते हैं, क्या निकलता है आपके पास में, V1 बाय V2 पुट करते हैं, V4 बाय V3 की जगह पे माइनस आपके पास में ऑलरेडी है RTH ln ऑफ V2 अपॉन V1 प्लस RTC ln ऑफ V2 अपॉन V1 मिला में यहाँ से। क्लियर है, यहाँ से हमें क्या, सॉरी V1 अपॉन V2 मिलता है, यहाँ से हमें V1 अपॉन V2 मिलता है। अगर हम क्या करें, यहाँ से माइनस को अंदर लेके चले जाएं, RTH माइनस का RTH ln ऑफ V2 अपॉन V1 माइनस RTC ln ऑफ V1 अपॉन V2। और अगर मैं इसको V2 अपॉन V1 बनाना चाहूँ तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर रेज टू पावर -1 कर देंगे। और जब भी आपके पास में ln की पावर -1 होती है, ये वाली टर्म एज इट इज पावर आगे चली जाती है, क्या आएगा, प्लस में RTH ln ऑफ V2 अपॉन V1 आ जाएगा। ये आपके पास में क्या आएगा, प्लस का आएगा। अब आपको पता है यहाँ से कॉमन पॉइंट क्या क्या निकलते हैं, यहाँ से आपके पास में कॉमन पॉइंट क्या क्या निकलते हैं कि R कॉमन है दोनों के अंदर और ln V2 अपॉन V1 कॉमन है। हमने क्या किया, R कॉमन लिया, ln ऑफ V2 अपॉन V1 कॉमन लिया, उसके बाद आपके पास में क्या है, R कॉमन लिया, ln ऑफ V2 अपॉन V1 कॉमन लिया। यहाँ आपके पास में क्या है, TC पॉजिटिव के अंदर है और TH आपके पास में किसके अंदर है, नेगेटिव के अंदर है। TC आपके पास में किसके अंदर है, पॉजिटिव के अंदर है, और TH आपके पास में किसके अंदर है, माइनस के अंदर है। क्लियर है, इट मीन्स टोटल वर्क डन की वैल्यू हमारे पास में क्या आती है, R ln ऑफ V2 अपॉन V1 TC माइनस TH आती है। ये हमारे पास में क्या आती है, वर्क डन की वैल्यू आती है। और वर्क अगर हम यहाँ पर माइनस साइन लेके आए, माइनस साइन लेते यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव में बात की जाती है, वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव में बात की जाती है। इट मीन्स यह के पास में क्या आता है, टोटल वर्क डन आता है। अब हम एफिशिएंसी के अंदर इसको पुटअप करते हैं। एफिशिएंसी क्या थी, माइनस ऑफ वर्क टोटल वर्क डन बाय Q1। अभी हमने क्या निकाल लिया, वर्क डन की वैल्यू निकाली, माइनस ऑलरेडी इसके साथ में एक माइनस हमारे पास में क्या है, RT ln ऑफ V2 अपॉन V1 के साथ में क्या है, हीट माइनस कोल्ड की बात की गई है। उसके बाद Q1 किसके लिए था, A से B की तरफ था, वहां से हमने क्या वैल्यू निकाली थी, RTH ln ऑफ V2 अपॉन V1 निकाला था। यह के पास में R से R कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, V2 अपॉन V1 से कैंसिल आउट। इट मीन्स एफिशिएंसी की वैल्यू क्या रिमेनिंग रहती है, RH अपॉन RTC बाई RH रहती है, TH अपॉन TC, TH माइनस TC अपॉन TH। ये आपके पास में क्या होती है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होती है, जिसको आपने बिल्कुल टिप्स के ऊपर याद रखना कि ये आपके पास में एफिशिएंसी होती है किसकी, कार्नोट इंजन की, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और जो ये टेम्परेचर होता है ना, ये ऑलवेज केल्विन के अंदर आता है। अगर सेल्सियस में है फिर भी आपने क्या करना है, केल्विन के अंदर चेंज करना है। ये टेम्परेचर ऑलवेज आपका किसके अंदर आता है, केल्विन के अंदर आता है। क्लियर है, ये तो किसकी फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में। अगर एफिशिएंसी की बात करें इन केस ऑफ हीट, एक एफिशिएंसी की बात और कर सकते हैं हम यहाँ पर। एफिशिएंसी आपके पास में क्या होती है, टोटल वर्क डन बाय Q1। ए से बी की तरफ जाते हैं तब हमारे पास में क्या होता है, ए से बी की तरफ जाते हैं Q1 किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ W के इक्वल होता है। जब हम बी से सी की तरफ जाते हैं तो हीट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सी से डी की तरफ जाते हैं तो आपके पास में Q2 की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ वर्क होती है। और अगर हम डी से ए की तरफ जाते हैं तभी हमारे पास में हीट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इट मीन्स हम पुटअप कर सकते हैं, यहाँ पर वर्क की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी वर्क की वैल्यू 0 है। इट मीन्स टोटल वर्क डन आपके पास में क्या है, टोटल वर्क डन आपके पास में क्या है, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 डिवाइड बाय Q1 की बात की गई है।
क्लियर है। और इसके ओवरऑल क्या क्या आपके पास में नेगेटिव साइन है। क्लियर है। W1 आपके पास में क्या माइनस ऑफ W है। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, Q1 के इक्वल है। इट मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं कि W की बात करें तो क्या आएगा माइनस ऑफ Q1। W2 आपके पास में 0 है। W3 आपके पास में क्या माइनस ऑफ Q2 और लास्ट वाला भी आपके पास में क्या 0 है। डिवाइड बाय हमारे पास में क्या है Q1 है। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास में क्या आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय Q1 आएगा। ये हमारे पास में क्या होती है एफिशिएंसी होती है इन केस ऑफ हीट। क्लियर है। अब हमारे पास में टेम्परेचर के साथ में एफिशिएंसी क्या आई थी और हीट के बारे में क्या आई थी। अगर इन दोनों का भी हम रिलेशन निकालना चाहें तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या करना है आपने कंपेयर करना है 1 और 2 की। 1 आपके पास में एफिशिएंसी क्या थी TH माइनस TC डिवाइड बाई TH था। सेकेंड एफिशिएंसी क्या है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई Q1। अब आपने क्या करना है इसको याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ पर भी H और आपके पास में यहाँ पर भी H है। H को सामने लिया गया है, उसमें से TC को आपने क्या करना माइनस करना है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे TH बाई TH माइनस TC बाई TH इज इक्वल टू Q1 बाई Q1 प्लस Q2 बाई Q1। यहाँ से ये कैंसिल आउट क्या मिलेगा 1 माइनस TC अपॉन TH इज इक्वल टू 1 प्लस Q2 अपॉन Q1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और अगर इसको हम उधर लेके जाएंगे तो आपके पास में क्या बचेगा Q2 अपॉन Q1 प्लस TC अपॉन TH। ये आपके पास में होता है टेम्परेचर और हीट का रिलेशन किसके साथ में एफिशिएंसी के साथ में। क्लियर है। ये हमारे पास में क्या थी कार्नोट एफिशिएंसी थी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है इसके लिए कि जो एफिशिएंसी होती है ये कभी भी वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फर्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है एफिशिएंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन वर्किंग सब्सटेंस। डज नॉट डिपेंड अपॉन वर्किंग सब्सटेंस। इट डिपेंड ओनली रेशियो ऑफ द सिंक टू सोर्स टेम्परेचर। आपके पास में जो एफिशिएंसी होती है वर्किंग सब्सटेंस पर कभी डिपेंड नहीं करती, सिर्फ कहाँ पर डिपेंड करती है सिंक से सोर्स के बीच में जो रेशियो होता है उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्योंकि हमने अभी देखा है TH माइनस TC अपॉन TH ही आता है, यहाँ पर किसी वर्किंग सब्सटेंस की बात नहीं की गई है। सेकेंड पॉइंट आपके पास में क्या जो एफिशिएंसी होती है ऑलवेज लेस देन 1 होती है। एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। और अगर ये तो हमने पता है कि ऑलवेज लेस देन 1 होती है, अब ये पूछा जाएगा कि 1 क्यों नहीं होती। अगर एफिशिएंसी 1 के इक्वल है इट मीन्स आपके पास में वर्क कितना किया गया है 100% किया गया है। इट मीन्स कि आपके पास में 100% का मीनिंग आपके पास में एनर्जी गिवन इज कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू वर्क। जितनी हमने एनर्जी दी है कंप्लीटली वर्क के अंदर चेंज कर दी गई। बट ऐसा कभी नहीं होता कि जितना हम खाना खाते हैं उतना ही हम काम करते हैं। ठीक है। इट मीन्स क्या एफिशिएंसी 1 के इक्वल नहीं होती है। एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होती है आपके पास में। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में इसके लिए क्या है फॉर ऑल द रिवर्सिबल साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन सेम इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर एफिशिएंसी विल बी सेम। ये आपके पास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है फॉर ऑल द रिवर्सिबल साइकिल कंटेनिंग for all the reversible cycle operating between same initial and final temperature the efficiency will be same। it means आपके पास में क्या बोल सकते हो जितने भी आपके पास में रिवर्सिबल साइकिल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है। दो सिस्टम लिए हमने, दोनों का इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है तो दोनों की एफिशिएंसी भी क्या आएगी सेम आएगी। क्लियर है। ये हमारे पास में क्या था एफिशिएंसी का छोटा सा इंट्रो था। इसके ऊपर क्या था वीडियो लेक्चर था। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्लॉट ऑफ द कार्नोट साइकिल। ये आपके पास में लास्ट है। क्या आपके पास में प्लॉट ऑफ द कार्नोट साइकिल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास में प्लॉट कैसे बनते हैं। प्लॉट ऑफ द कार्नोट साइकिल आपने फर्स्ट प्लॉट किसके बीच में बनाना है एंथैल्पी बोल लें, इंटरनल एनर्जी बोल लें या टेम्परेचर बोल लें। आपको पता है एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। किसके वर्सेस ग्राफ बनाना आपने एंट्रोपी के वर्सेस ग्राफ लेके चलना है। इट मीन्स आपने क्या करना है H बोले या U बोले या T बोले ग्राफ किसके बीच में बनाना है एंट्रोपी के साथ में ग्राफ बनाना है। अब बात क्या आती है कि आपके पास में कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है A से B, B से C, C से D। आपको पता है यहाँ पर क्या आता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पर क्या होता है रिवर्सिबल
सॉरी रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन यहाँ पर क्या होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन यहाँ पर क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। अब ये ग्राफ बनता कैसे है, ये ए से बी तक कैसे गया कैसे नहीं गया। अब ए से बी तक क्या होता है, आइसोथर्मल होता है। आइसोथर्मल के केस में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करवाया था। हमने पीछे क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करवाया था। अगर हीट बाहर से आएगी तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और अगर एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो रैंडमनेस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इट मीन्स क्या बोला हमने, आइसोथर्मल के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट है और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमने हीट को एब्जॉर्ब करवाया था, और अगर हीट को एब्जॉर्ब करवाया था, हीट बाहर से आएगी तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो आपके पास में क्या होगी, रैंडमनेस भी इंक्रीज होगी। इट मीन्स क्या है, जब हम ए से बी की बात करते हैं, देखिएगा एंट्रोपी यहां से यहां जाती है, एंट्रोपी को क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है, ठीक है। बी से सी एडिया की बात करते हैं। एडिया के अंदर क्या होता है, हीट की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब क्या, नो चेंज इन एंट्रोपी। इट मीन्स आपके पास में क्या है, कांस्टेंट चल रही है। थर्ड फिर क्या, आइसोथर्मल का केस है, बट यहां पर कंप्रेशन का केस है। आइसोथर्मल कंप्रेशन में हमने क्या किया था, सिस्टम से हीट बाहर जाएगी। अगर सिस्टम से हीट बाहर जाएगी इट मीन्स क्या होगी, रैंडमनेस भी डिक्रीज होगी, और अगर रैंडमनेस डिक्रीज होगी तो आपके पास में क्या होगी, एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर डी से ए की बात करते हैं। डी के ए के अंदर भी क्या, एडिया का बात है। एडिया की बात में हीट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। हीट की वैल्यू 0 तो एंट्रोपी के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। इट मीन्स आपके पास में क्या होता है, ये इस टाइप का ग्राफ आता है। क्यों आता है ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है इस ग्राफ से, इस ग्राफ से अगर कंक्लूजन की बात करें तो हमारे पास में कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन है कि एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज है, और एंट्रोपी इंक्रीज कब है, एक्सपेंशन के केस में है। एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज कब है, एक्सपेंशन के केस में है, और एंट्रोपी की वैल्यू डिक्रीज कब आपके पास में, कंप्रेशन के केस में। एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या, डिक्रीज है। इट मीन्स एंट्रोपी की वैल्यू डिक्रीज कब है, कंप्रेशन के केस में, ठीक है। और ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन सिर्फ किसके लिए, आइसोथर्मल की बात की गई है। यहाँ पर सिर्फ आइसोथर्मल की बात की गई है। आइसोथर्मल के अंदर एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव है, इंक्रीज है। कहाँ पर आपके पास में, सिर्फ एक्सपेंशन के केस में है, और आपके पास में कंप्रेशन के केस में नेगेटिव है और डिक्रीज की गई है। बट एडिया के केस में हीट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है। ये हमारे पास में क्या था, फर्स्ट प्लॉट था। अब दो प्लॉट और डिस्कस करेंगे, किसका, टेम्परेचर बोले या आपके पास में इंटरनल एनर्जी बोले या आपके पास में एंथैल्पी बोले, किसके वर्सेस है, किसके वर्सेस आपके पास में, वॉल्यूम के वर्सेस है, ठीक है। वॉल्यूम के साथ हमने ग्राफ को डिस्कस करना है। अब देखते हैं, टेम्परेचर बोले, एंथैल्पी बोले या इंटरनल एनर्जी बोले, वॉल्यूम के साथ में हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया है। क्लियर है। अब ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, ये ग्राफ कुछ आपके पास में इस टाइप का बनता है। ए से बी तक तो हमने मान लिया कि आपके पास में आइसोथर्मल की बात की गई, स्ट्रेट लाइन आया। बी से सी के बीच में एडिया की बात की गई है, यहाँ से आपके पास में आइसो की बात की, यहाँ से फिर एडिया की बात की गई। बट इससे पीछे वाले फर्स्ट ग्राफ के अंदर हमने ये वाली कर्व क्यों नहीं शो की, इसके अंदर क्यों शो की गई है, क्योंकि वहां पर हमारे पास में ग्राफ किसके बीच में था, वहां पर ग्राफ आपके पास में था, अगर हम उस ग्राफ की बात करें एंट्रोपी के साथ में ग्राफ था, वहां पर आपके पास में एंट्रोपी के साथ में ग्राफ था। बट एडिया के लिए हमारे पास में 3-4 कंडीशन होती है। क्या होती है, अगर नॉर्मल आइसो की बात करें, आइसो की बात करें क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। बट अगर एडिया की बात करें वहां पर क्या होता है, PV रेज टू पावर गामा कॉन्स्टेंट होता है, TV रेज टू पावर गामा -1 भी कॉन्स्टेंट होता है। लास्ट क्या आपके पास में PT है, ठीक है। P रेज टू पावर गामा -1, T रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू भी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। वहां पर हमने ग्राफ एंट्रोपी के साथ में बना था। क्या यहाँ पर कहीं एंट्रोपी की पावर गामा है, नहीं है। अगर एंट्रोपी की पावर गामा नहीं है तो ग्राफ आपके पास में क्या था, सभी स्ट्रेट लाइन थी। क्लियर है। अब यहाँ पर वॉल्यूम के साथ में ग्राफ बनाया गया है, और वॉल्यूम की पावर गामा भी है आपके पास में। अगर पावर गामा है तो आपने क्या करना है, एडिया वाला क्या करना है, कर्व के अंदर शो करना है। अगर पावर गामा आती है तो आपने क्या करना है, एडिया वाला कर्व के अंदर शो करना है। अब बात करते हैं हमारे पास में ऐसे ग्राफ बनता कैसे। अगर ए से बी की बात करें, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन के साथ में वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है। इट मीन्स वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया।
बी से सी की बात करें, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन के साथ में वॉल्यूम क्या कर दिया हमने, फिर से इंक्रीज कर दिया। अगर सी से डी और डी से ए की बात करें, कंप्रेशन है, कंप्रेशन के अंदर वॉल्यूम क्या है, डिग्रीज है, और वॉल्यूम आपके पास में क्या है, डिग्रीज है। इट मीन्स ये हमारे पास में क्या है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के वर्सेस ग्राफ है। क्लियर है। अब हम लास्ट प्लॉट की बात करते हैं, क्या आपके पास में इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ में है और एंथैल्पी का आपके पास में क्या है, टेम्परेचर के साथ में। बात एक ही है, इंटरनल एनर्जी बोले, एंथैल्पी बोले, टेम्परेचर के साथ में आपने ग्राफ शो करना है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी का टेम्परेचर के साथ में ग्राफ शो करना है। आपको पता है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी टेम्परेचर क्या होते हैं आपके पास में, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ग्राफ आपके पास में क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये तो क्लियर है कि ग्राफ आपके पास में क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। बट यहाँ पर एक्सपेंशन और कंप्रेशन की बात भी की गई है। यहाँ पर आपके पास में किसकी बात की गई है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन की बात की गई है। अगर एक्सपेंशन और कंप्रेशन की बात की गई है, इसका मतलब आपके पास में क्या है, एक्सपेंशन के साथ में वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इट मीन्स ग्राफ के साथ आपने ये एरो लगाना है। ये एरो कब लगता है, एक्सपेंशन के साथ में लगता है। अगर कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन के साथ में वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इट मीन्स आपने क्या करना है, कंप्रेशन के साथ में आपने ये वाली एरो को शो करना है। ये एरो आपके कंप्रेशन के ग्राफ को डिनोट करती है और ये एरो आपके पास में एक्सपेंशन के ग्राफ को डिनोट करती है। ये हमारे पास में था कंप्लीट कार्नोट साइकिल, जिससे हमने कार्नोट साइकिल को भी पढ़ा है, उसकी एफिशिएंसी को भी देखा और उससे रिलेटेड हमने प्लॉट को भी डिस्कस किया है। इससे अलग आप किसी भी बुक को उठा के देखें, इससे अलग आपको कार्नोट साइकिल मिलने वाला है नहीं। आप कार्नोट साइकिल को पढ़ के ट्राई कर सकते हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती, आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आती है, फिर अपने क्वेश्चन को भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।